इनकम टैक्स फर्स्ट यूनिट है, देखो थियरी है पूरा इसके अंदर और स्लैब्स है, दोनों चीज़ें देख लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस जो है आपको दो टाइप के टैक्सेस रहते जो गवर्नमेंट को अपन पे करते। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे, जैसा इनकम टैक्स है डायरेक्टली अपन गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता टैक्स, और प्रॉपर्टी टैक्स है डायरेक्ट अपन गवर्नमेंट को पे करते। इनडायरेक्ट टैक्स बोलते तो जीएसटी है, जीएसटी अपन गवर्नमेंट को नहीं देते, दुकान वाले को देते। दुकान वाले से फिर होलसेलर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास होते होते जब गवर्नमेंट को पहुंचता गवर्नमेंट कुछ। तो ये डिफरेंस है अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आगे समझ में यही कॉन्सेप्ट बना के पूरा आंसर भर भर के लिख सकते हैं आप। टैक्स लेविड, डायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और वेल्थ फॉर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे किसी भी आदमी की जो है आमदनी पे या उसके पैसे अपन देखें ना, उसके जो भी इनकम के सोर्सेस रहते, जो भी उसकी दौलत रहती, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा सेलिंग पे, गुड्स पे, उस पे जो है चीज़ों के ऊपर लगाते। एग्जाम्पल दे दिया मैं। टैक्स लायबिलिटी, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टैक्स बियरर इज अवेयर ऑफ द टैक्स लायबिलिटी एज वेल एज टाइम एंड अमाउंट। इसमें क्या है, डायरेक्ट टैक्स में अपने को मालूम रहता है गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, देखो अपन इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ले रहे खुद ही। इसमें क्या रहता अपने को नहीं मालूम रहता, समझ गए, क्योंकि अपन सीधा 10 रुपये की स्केल बोल तो ले लिया, उस पर टैक्स कितना गया अपने को नहीं मालूम, समझे। 100 रुपये का पिज़्ज़ा, 200 रुपये का पिज़्ज़ा ले लिया, टैक्स कितना पे कर रहे गवर्नमेंट को अपने को नहीं मालूम, ठीक है। टैक्स रेट, राइज इन टैक्स रेट लीड्स टू फॉल इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। टैक्स हम बढ़ जाता है, अपने पास क्या हो जाता, पैसे सेविंग में कमी आ जाती है क्योंकि अपन डायरेक्टली पे कर। राइज इन टैक्स रेट लीड्स टू फॉल इन कंजम्पशन एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इन्फ्लेशनरी पोजीशन इन द इकोनॉमी। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ा तो यूजुअली क्या होता है, जैसा कि अगर प्याज के ऊपर टैक्स बढ़ा तो प्याज महंगी हो जाती, अपन प्याज थोड़ी कम खरीद। आगे बात समझ में, कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता महंगी होने से चीज़, समझ गए। अब सिगरेट पे बढ़ गया समझो, समझ गए ना, तो थोड़ा बहुत कम हो जाता पी, ऐसा आप कहीं को दिए अभी रिएक्शन। स्कोप, अंडर डायरेक्ट टैक्सेस देयर इज़ अ वाइड स्कोप फॉर टैक्स इवेजन। इसमें टैक्स चोरी का फुल चांस है अपने, क्योंकि अपन इनकम टैक्स पे करते ही चले। डायरेक्ट टैक्सेस अपन इंडिया में हार्डली 5% लोग होंगे जो डायरेक्ट टैक्स जो है इनकम टैक्स पे करते, पूरे इंडिया 5% भी नहीं, उससे भी कम है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आप चाह के भी नहीं खपा सकते, आपको एमआरपी पे करना ही करना है, वहाँ पे एमआरपी में टैक्स इंक्लूड रहता, तो आप इसके अंदर टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर, एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इज कंसिडर रिजल्टिंग इन फुलफिलिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो उन्हें टैक्स पे करने के काबिल है नहीं है, उसकी आमदनी, उसकी सेविंग, उसकी दौलत देख के अंदाज़ा लगा सकते। इसमें क्या है, अमीर भी है तो 10 रुपये की स्केल खरीदता, गरीब भी है तो 10 रुपये की स्केल, उसमें टैक्स पेयर की एबिलिटी नहीं देखते, टैक्स सबको भरना है, चाहे उन्हें कचरा चुनने वाला भी रहा तो वही 5 रुपये में स्केल लेना है, उसको 10 रुपये में स्केल लेना, तो उसमें कौन दे रहा, कौन देना नहीं देना डिसीजन नहीं, सब भरना है। सिविक कॉन्शियसनेस, टैक्स पेयर पोजेस द एस्पेक्ट ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस। इसमें क्या है बोले तो अपने को टैक्स पे कर रहे हैं अपन, तो अपन क्या है बोलते हैं, अरे मेरा टैक्स का है भाई, तो अपन जागरूक रहते हैं वो चीज़ को लेके कि मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेरे को फैसिलिटीज़ देना। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं उसमें अपन बोल नहीं सकते कि मैं इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग, अंडर डायरेक्ट टैक्सेस द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स बाय द गवर्नमेंट विल बी वेरी हाई। अब इसमें क्या है, एक डिपार्टमेंट होता है बहुत बड़ा, हर स्टेट में, हर शहर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होना, ये डिपार्टमेंट्स होना, फिर उसके ऑफिसर्स रहते, पकड़ने वाले रहते, कैलकुलेशन वाले रहते, कई डिपार्टमेंट्स उसके अंदर में आते, पुलिस भी उनको सपोर्ट करना पड़ता, तो उसका खर्चा क्या हो जाता, बहुत हो जाता डायरेक्ट टैक्स वसूल करने का। इनडायरेक्ट में उनको ज़रूरत ही नहीं है, पूरा होते हुए सीधा उन्होंने मैन्युफैक्चरर से ले लेते, ख़त्म,
अब रिलायंस के प्रोडक्ट्स है या टाटा के प्रोडक्ट्स है या किसके भी जो है ना प्रोडक्ट्स है, वो लोग सीधा डायरेक्ट कंपनी पे कर देना इनको टैक्स, तो उनको खर्चा नहीं के बराबर आ। ओके, फॉर्म्स क्या क्या है इसमें कुछ से आते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता, डिविडेंड टैक्स आता, इनहेरिटेंस टैक्स आता, एस्टेट ड्यूटी आती जो घरों की अपन भरते। इनडायरेक्ट में जो है आपको वैट था पहले ख़त्म हो गया, अब जीएसटी है, ठीक है, और कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये टाइप के टैक्सेस क्या रहेंगे इनडायरेक्ट इसमें आ। नेक्स्ट है स्लैब्स। स्लैब्स याद रख लो, यहाँ पे पहली कैटेगरी है, फर्स्ट फोटो में है नेलिया में, अगर सिटीज़न है आप कंट्री के और 60 साल के नीचे अगर आपकी एज है, ठीक है, 60 साल के नीचे अगर आपकी एज है, तो अगर आप साल में 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको कुछ भी टैक्स देना नहीं। अगर आपकी आमदनी 5 लाख है तो पहले 2.5 लाख माफ़ करा लो, बचे 2.5 लाख पे 5% आपको टैक्स पे करना। और अगर आपकी आमदनी 10 लाख है तो आपको जो है पहले 2.5 लाख अलग कर लेंगे, माइनस होते हैं, रिमेनिंग 7.5 लाख में से पहले 2.5 लाख निकालेंगे, उसका 5%, बचे 5 लाख का 20% भरना है आपको टैक्स। ये 20% टैक्स ऐड करना वो है। इसमें मतलब क्या समझ में आ रहा, आपकी जितनी आमदनी बढ़ते जाएंगे टैक्स उतना ही आपका बढ़ते जाएगा, ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपकी आमदनी जो है 10 लाख से ऊपर हो गई तो ऊपर का जितना भी अमाउंट है प्लस उसका 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना। तो पहले अपन 2.5 से 5 लाख तक का टैक्स कैलकुलेट करेंगे, 5%, 12,500 होते। उसके बाद आपको 5 से 10 लाख तक का अलग अमाउंट कर लेना, रिमेनिंग 5 लाख, वो 5 लाख के 20%, और उसके ऊपर कितनी भी कमाई हो तो उसका 30% टैक्स पे करना, अलग अलग करके पूरों को ऐड करना है। ये यहाँ पे दिख रही है आपको एग्जिस्टिंग स्कीम, न्यू स्कीम। न्यू स्कीम बीजेपी जो है लागू करी सो है, आप दोनों में से कोई एक स्कीम के हिसाब से टैक्स भर सकते। इसमें देखें तो रेटां कम दिख रहे हैं ज़रा, लेकिन इसमें एक झोल है। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, एग्जिस्टिंग स्कीम में जो है आपको कई जगह पर टैक्स में आपको बचत मिल सकती, एग्जेम्पशंस मिलती, ठीक है। जैसा कि अगर आप गवर्नमेंट के कुछ स्कीमों में इन्वेस्ट करें, लोन लिए हुए है, इंश्योरेंस पे कर रहे, मेडिकल इंश्योरेंस है, ऐसे चीज़ें लिए हुए हैं, तो गवर्नमेंट आपको टैक्स, किराए घर में रहते तो आपको गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स कम कर देती है, इसमें एग्जेम्पशन में आता। लेकिन अगर आप न्यू स्कीम लिए और कम रेट पे भर रही तो आपको कोसा भी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं होता, सीधा सीधा टैक्स भरना है, कोई माफ़ी नहीं। यह डिफरेंस दोनों में। अगर 60 और 80 के बीच की एज है तो ये सेकंड स्लैब आता, इसमें क्या है 3 लाख तक नो टैक्स, उसके बाद फिर रिमेनिंग 2 लाख पे 5%, 20%, 30%, सेम वैसी है। ये है 60 और 80 के बीच के लोगों के लिए। उसके बाद है आपको 80 साल के ऊपर अगर है, आमदनी जारी है, तो आपको जो है 5 लाख तक नो टैक्स, उसके बाद फिर सेम 20% और 30%। आया समझ में, ये स्लैब्स है। What is the agricultural income? Explain the test used for determining agricultural income. तो यानी एग्रीकल्चर इनकम का कुछ भी देने तो आपको फीचर्स वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स ये आंसर लिख दे सकते। एग्रीकल्चर इनकम, द इनकम डिराइव फ्रॉम द लैंड विच इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड द लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट इज़ ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। अगर आपको एग्रीकल्चर से इनकम हो रही वो ज़मीन से, प्लस वो ज़मीन इंडिया में रहना, तो आपको उससे जो भी इनकम हो रही उसको एग्रीकल्चरल इनकम बोलेंगे। फॉर एनी इनकम टू बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम द फॉलोइंग 3 कंडीशन हैव टू बी सेटिस्फाइड। एग्रीकल्चरल इनकम अगर बोलना है तो उसको 3 चीज़ें रहना। रेंट रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम द लैंड, या तो उसका किराया आपको आ रहा, ज़्यादातर गाँव में ज़मीन किराए पे देते हैं ना खेती के वास्ते,
या तो उसके ऊपर जो भी उग रहा वो आप खुद बिजनेस करके रेवेन्यू ले रहे। दूसरा, द लैंड शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में रहना। द लैंड मस्ट हैव बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली, तो उसके अंदर ज़मीन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होना, तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम। इसके बाद में फीचर्स, एन इनकम टू बी ट्रीटेड एज एन एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट हैव द फॉलोइंग 3 टेस्ट। द लैंड शुड बी सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, जो आपको समझा। वन ऑफ द कंडीशन फॉर एग्रीकल्चरल इनकम इज दैट एग्रीकल्चरल लैंड शुड बी सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। एनी रेवेन्यू derived from the agricultural land of foreign country cannot be treated as an agricultural income by Indian taxation authority. The income should be derived from agricultural land situated in India. ये किसके वास्ते, जैसा नेपाल है, कनेक्टेड कंट्री से, बर्मा है, पाकिस्तान है, चाइना है, उनकी ज़मीन में अगर आप कर ले रहे हैं तो वो इनके अंडर में नहीं आ, इंडिया के अंदर ही रहना, इंडियन टेरिटरी के अंदर। इनकम डायरेक्टली डेराइव फ्रॉम लैंड, आपको सीधा सीधा वो ज़मीन से जो भी आ रही इनकम वो आपको एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट होगा। द सेकेंड कंडीशन इज दैट द इनकम शुड बी डायरेक्टली डेराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। एग्जाम्पल, रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट लैंड, रेंट रिसीव थ्रू लीज और सब लीज ऑफ लैंड। या तो किराए पे देके किराएदार से ले रहे हैं या लीज पे देके आप पैसे ले रहे, वो सब इनकम में काउंट होगा। सेल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं, चावल, गेहूँ, धान वगैरह। कैश और काइंड रिसीव थ्रू रिन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड, फिर आप किसी को दिए थे, फिर दूसरे से रिन्यूअल करे या चेंज करे कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर आपको एग्रीमेंट के और पैसे आए, वो भी इनकम के अंदर काउंट। लैंड शुड बी यूज ओनली फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन किसको बोलेंगे? प्लफिंग, मालूम है ना, नागर मारना जिसको बोलते हैं अपन, खोदना उसको। सोइंग, बोना, हार्वेस्टिंग, इरिगेटिंग, वीडिंग, ये पूरे प्रोसेस कई के है अपने को, ये सब चीज़ें हुए तो ही खेती होती। तो वो खेती के सारे अगर उसके ऊपर प्रोसेस हो रही तभी उसको काउंट करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। इसको अलग कहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम को, तो इस पर टैक्स बहुत कम या नहीं के हिसाब में रहता। अगर दूसरे लोग एग्रीकल्चरल लैंड ले लिया और उसको एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मुल्क इंडस्ट्री चला रही या कुछ और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते, इसीलिए इसको अलग कर।